डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और उसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटते हैं। एक सामान्यकालीन शक्तियाँ होती है और एक आपातकालीन शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सामान्यकालीन शक्तियों में पहली शक्ति हमने पढ़ी थी कानून विधेयक या विधायी शक्ति जो है। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को जो है मनोनीत करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलवाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अभिभाषण देता है प्रथम सत्र में, ठीक है, और विधेयकों को स्वीकृति देता है, सामान्य विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है, ठीक है, और वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों के बारे में हमने राष्ट्रपति की जो है विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा की थी और इम्पोर्टेंट है विधायी शक्तियां, जैसे हमने बात की थी। फिर दूसरी कार्यपालिका संबंधी शक्ति प्राप्त करनी थी, पढ़ी थी हमने। दूसरी शक्ति जो है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति संबंधी शक्ति क्या है। तो हमने बात की थी कि राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति जो है हमने बात की थी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो है नियुक्त करता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी को नियुक्त करता है, विदेशों में राजदूतों को नियुक्त करता है। ठीक है, इसके अलावा और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष है, और उच्च न्याय आपके जनजाति आयोग के अध्यक्ष को, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति जो है, महिला आयोग के अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति इन सब की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, अर्थात वो उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। वो उनको सजेस्ट करते हैं और राष्ट्रपति उन पर जो है साइन करता है। आगे हम पढ़ेंगे। तो इन चीजों को हम बात करते हैं, नियुक्ति संबंधी शक्ति होगी राष्ट्रपति। इसके अलावा दूसरी जो शक्ति है वो है तीनों सेनाओं के सेनापति, तीनों सेनाओं का मुख्य सेनाध्यक्ष। देखिए, राष्ट्रपति, देश का जो राष्ट्रपति है वो ही तीनों सेनाओं का, अर्थात थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों जो है सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। वैसे तो इनके सेपरेट सेनाध्यक्ष होते हैं, लेकिन इन तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से अगर बात करें तो भारत के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का जो सेनापति है संयुक्त रूप से जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष के रूप में वो कार्य करता है, यानी उसी के आदेश पर तीनों सेनाएं कार्य करती है। ठीक है, तीसरी जो शक्ति है वो है सरकार से सूचना प्राप्त करने की, सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 78 में, आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद और उसके जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो इस रूप में वो जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई भी कार्यवाही अगर की जाती है तो उस कार्यवाही के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है कि मंत्रिपरिषद ने किसी मामले में क्या निर्णय लिया है, ठीक है, कहां तक पहुंची है, और उसकी जो है निर्णय मंत्रिपरिषद ने सामूहिक रूप से लिया है या एक व्यक्ति मंत्री का निर्णय है। इन सब के बारे में यानी मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की सूचना प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने जो सामूहिक रूप से जो निर्णय लिया है तो इसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है आर्टिकल 78 के तहत
कि वह निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है किसी एक मंत्री ने लिया है। ठीक है, तो कोई भी कार्यवाही की जो है सूचना प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति, यानी सरकार के कार्यों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, इसके बाद कार्यपालिका संबंधी शक्ति में ही समाधान की शक्ति आती है। समाधान की शक्ति, हालांकि ये न्यायिक शक्तियों में आती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संविधान के द्वारा जो है ये शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है कि वह किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को, जो सैनिक न्यायालय या अन्य किसी कोर्ट ने अगर सजा दी है, किसी को न्यायालय ने उसको सजा दी है, तो उसको जो है सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है। कम भी कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है, और जो अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, फांसी की सजा दी गई है, उसको भी कम कर सकता है। वैसे ये शक्ति न्यायिक शक्ति में आती है। ठीक है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में ये शक्तियां आती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकता है, और विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है, और समय से पहले उनको हटा भी सकता है। ठीक है, इसके अलावा तीनों सेनाओं का जो मुख्य सेनाध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, थल, जल और वायु सेना का। और अनुच्छेद 78 के तहत वो किसी मंत्रिपरिषद के लिए गए निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है, और समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसे हो गई। इस प्रकार संविधान के द्वारा ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई, परंतु व्यवहारिक रूप में देखें तो वो इन शक्तियों का प्रयोग अकेला नहीं करता, बल्कि मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। तो इन सारी शक्तियों का प्रयोग जो है वो, यानी जितनी भी नियुक्तियां हैं वो एक तरह से प्रधानमंत्री परिषद करेगी, राष्ट्रपति उनको केवल अनुमोदित करेगा, साइन करेगा। ठीक है, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति वो करता है, लेकिन प्रधानमंत्री परिषद की सलाह से करता है। ठीक है, तो ये सारी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में देखें तो राष्ट्रपति जो है वो किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो ये हो गया राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। फिर तीसरी जो शक्ति आती है वो है वित्तीय शक्ति, वित्तीय या धन संबंधी शक्ति। तो देखिए, देश में वित्त का वैसे बाहर जो है वो सरकार, एक वित्त मंत्री होता है। ठीक है, तो देश के वित्त पर नियंत्रण रखना भी राष्ट्रपति का दायित्व है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है? वित्तीय शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां, जैसे कि हमने बात की थी कि विधेयक दो तरह के होते हैं, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक। ठीक है, तो वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होते हैं। तो इन सब के संबंध में चर्चा करेंगे कि देश की वित्त पर, देश के धन पर राष्ट्रपति का कितना नियंत्रण होता है। तो वित्तीय शक्ति में सबसे पहली शक्ति आती है आय व्यय का विवरण। आय व्यय का विवरण। ठीक है, तो अनुच्छेद 112 के अनुसार, आर्टिकल 112 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के समक्ष आय और व्यय का वितरण प्रस्तुत करता है। किसके सामने? संसद के समक्ष जो है कि आय और व्यय का वितरण, यानी इसके लिए वैसे तो वित्त मंत्री होता है जो बजट बनाता है। बजट में क्या है? देश की आय और व्यय का विवरण जो है वो संसद के सामने रखा जाता है। ठीक है, तो वैसे तो वित्त मंत्री बजट पेश करता है, बजट प्रस्तुत करता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की जो है अनुमति से ही वह संसद में बजट पेश करता है। तो अनुच्छेद 112 के तहत देश की जो है आय और व्यय का जो विवरण है वो राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया देश के बजट, यानी आय और व्यय यानी बजट का जो है संसद के सामने रखाना, ये राष्ट्रपति का दायित्व है। इसके लिए वित्त मंत्री जो है वो देश के आय और व्यय का बजट जो है पेश संसद के सामने करता है। ठीक है, नंबर 2, वित्त विधेयकों को स्वीकृति। वित्त विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना।
तो जैसे कि हमने बात की थी कि वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। तो हमने साधारण विधेयक की बात की थी कि साधारण विधेयक तो जो है वो किसी भी सदन में पेश हो सकते हैं, और दूसरा वित्त विधेयक जो होते हैं वो केवल लोकसभा में पेश होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब साधारण विधेयक के संबंध में हमने क्या चर्चा की थी कि साधारण विधेयक के संबंध में जब वो है दोनों सदन उसे पास कर दे, यानी लोकसभा और राज्यसभा पास कर दे, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं साधारण विधेयक के संबंध में। क्या कि या तो वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और या फिर तीसरा विकल्प जो होता है वो होता है वीटो का प्रयोग, जेबी निषेधाधिकार। अगर वो चाहे कि कोई विधेयक कानून नहीं बने तो वो इसको रुकवा सकता है, यानी जेब में डाल के भूल जाता है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि कितने दिन में उसे लौटाना है। तो न तो वो स्वीकृति देगा न पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, बल्कि उसको क्या करेगा, जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, लेकिन तो साधारण विधेयक के संबंध में तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है, लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में जो धन से जुड़े हुए मामले हैं, कोई नया कर लगाना है, कर हटाना है, या देश का जो खर्च धन पर जो है देश पर किसी कार्य में जो है धन व्यय करना है, ठीक है, तो वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो थोड़ी अलग है। क्या अलग है? नंबर 1, वित्त विधेयक पहली बात है लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरी बात, वित्त विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। एक तो चीज ये हो गई, साधारण विधेयक में जरूरत नहीं है राष्ट्रपति की अनुमति, लेकिन वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे, पहले प्रथम रूप में लोकसभा में पेश होंगे, और वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। दूसरी बात इसके संबंध में यह है कि वित्त विधेयक पर जो है राष्ट्रपति जब दोनों सदन उसे पास कर दें, दोनों सदन या लोकसभा और राज्यसभा के पास भी इसमें बहुत कम शक्ति है, क्योंकि राज्यसभा 14 दिन रोकने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में जो है वो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे अनुमति देनी ही पड़ेगी। अगर वो अनुमति नहीं दे तो स्वतः ही वो अनुमति मानी जाएगी, यानी स्वीकृति मानी जाएगी, क्योंकि वित्त विधेयक पहले राष्ट्रपति की अनुमति से, पूर्वानुमति से ही पेश होता है लोकसभा में, तो उसे अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं। तो वित्त विधेयक जो है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही या स्वतः ही स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। तो इसका अनुमत जो है अनुच्छेद 117 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 117 में ये उल्लेख है कि इसके अनुसार वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता। ठीक है, यानी बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश नहीं किया है। वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा, और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, पूर्व स्वीकृति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को ज्यादा पावर नहीं है। वित्त विधेयक 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को या पारित करना ही पड़ेगा, यानी उसकी पूर्व स्वीकृति से ही वो पेश किया जाएगा, इसलिए उसको स्वतः ही पारित माना जाएगा। तो ये हो गए वित्त विधेयकों को स्वीकृति, यानी देश के बजट पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है, देश के वित्त पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है। तो वित्त की अनुमति राष्ट्रपति से, वित्त विधेयक की अनुमति राष्ट्रपति देता है, इसका मतलब देश के वित्त पर उसका पूरा नियंत्रण होगा। ठीक है, तो ये हो गया वित्तीय शक्ति में दूसरा, वित्त विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। ठीक है, तीसरी जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ये होता है, इनको बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एंड अकाउंटिंग जनरल। ठीक है, CAG। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या है? ये सरकार के सारे खर्चों पर नियंत्रण रखता है, उसका एक रिकॉर्ड रखता है, यानी एक रुपए के खर्च का जो है हिसाब रखता है, वो कहलाता है CAG, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। यानी सरकार के जो व्यय है उसका एक रुपए का हिसाब रखने का काम होता है CAG का, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का। तो राष्ट्रपति क्या करता है,
वो सीएजी की नियुक्ति करता है, यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। सीएजी की नियुक्ति के राष्ट्र कौन करेगा? राष्ट्रपति। वो उसी की जो है सहमति से, उसी के जो है जब तक वो चाहे तब तक वो अपने पद पे बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा सीएजी की जो रिपोर्ट है वो संसद के सामने रखवाता है। ठीक है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक साल भर में जो रिपोर्ट बनाता है, सरकार के एक एक रुपए के खर्च के हिसाब जो बनाता है, उसको संसद के सामने रखवाता है। कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति। तो एक तो पहली बात तो ये होगी कि राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है, यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, और इसके अलावा उसकी जो रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत करवाता है, संसद के सामने रखता है कि सरकार का ये खर्च हुआ है, इसी क्षेत्र में एक एक रुपए का खर्च का हिसाब संसद के सामने कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। सीएजी की नियुक्ति वही करता है, और उससे जो है उसके एक एक रुपए का जो हिसाब है वो राष्ट्रपति संसद के सामने रखता है। चौथा हो गया वित्त आयोग। देखिए, सरकार के जो है केंद्र और राज्यों में जो राजस्व का वितरण है, धन का जो वितरण है, उसकी जो है सलाह देने के लिए एक आयोग बना हुआ है, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, पहली बात। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्यों में राजस्व का बंटवारा करवाना। केंद्र और राज्य में किसका बंटवारा करना? राजस्व का बंटवारा, करों का बंटवारा करना कि इतना रुपया केंद्र को मिलना चाहिए, इतना रुपया राज्यों को मिलना चाहिए। उसकी सिफारिश करने का काम करता है वित्त आयोग। एक्चुअल में क्या करता है? उसकी सिफारिश करता है। ठीक है, तो वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना तथा केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का वितरण करवाना, ये राष्ट्रपति का दायित्व है। अर्थात राष्ट्रपति वित्त आयोग की जो भी सिफारिश है उसको संसद के सामने रखवाता है और उसको जो है सिफारिशों को स्वीकार करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों से प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में वितरण करवाता है, यानी राजस्व या करों से जो प्राप्त आय है उसको केंद्र और राज्यों के में वितरित करवाता है कि भी इतना पैसा केंद्र को मिलेगा और इतना पैसा राज्यों को मिलेगा। तो वित्त आयोग का कार्य क्या है? ये तो केंद्र को कितना मिलना चाहिए, राज्यों को कितना पैसा मिलना चाहिए, यानी जो करों से प्राप्त होती है आय होती है सरकार को, आगे हम राजकोषीय नीतियां पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो केंद्र और राज्यों को वित्त का या धन का बंटवारा करवाना या उसकी सिफारिश करना जो है वित्त आयोग का कार्य है। तो वह वित्त राष्ट्रपति जो क्या करेगा, वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार करों से जो भी आय प्राप्त होती है सरकार को, वो केंद्र और राज्यों में बंटवाता है या उसका वितरण करवाता है। ठीक है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना और उसके जो है सिफारिशों को स्वीकार करते हुए करों का बंटवारा करवाना राष्ट्रपति का दायित्व है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा है लेखानुदान। लेखानुदान इसका जो है उल्लेख है आर्टिकल 113 में। ठीक है, तो देखिए लेखानुदान यानी सरकार को अगर अपने आवश्यक कार्यों को करने के लिए और धन की जरूरत होती है, हालांकि बजट में उसका उपयोग होता है, लेकिन बजट के अलावा अगर सरकार को किसी कार्य के लिए धन की आवश्यकता है तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से धन की मांग कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 113 के तहत बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं की जा सकती। ठीक है, जो सरकार को अतिरिक्त खर्चे के लिए जो आवश्यकता होती है धन की, तो बिना राष्ट्रपति की सरकार जो सिफारिश से, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से सरकार लेखानुदान की मांग नहीं कर सकती। अर्थात किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही सरकार जो है वो पूरक मांगे, अतिरिक्त मांगे व अन्य तरह की मांगे पेश कर सकती है।
तो लेखानुदान अनुदान होता है सरकार के द्वारा अपने खर्च को चलाने के लिए, जो संसद के समक्ष जो मांगे मानी जाती है कि भाई हमें इतने रुपयों की आवश्यकता है, तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही, राष्ट्रपति की जो है सहमति से ही लेखानुदान की मांग की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गई राष्ट्रपति की वित्त संबंधी या धन संबंधी शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति बजट का पेश करवाता है वित्त मंत्री की सहायता से। ठीक है, इसके अलावा संसद के समक्ष बजट रखवाता है जो है। इसके अलावा वित्त विधेयकों को स्वीकृति राष्ट्रपति प्रदान करता है। वित्त विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही, अनुमति से ही पेश होते हैं। ठीक है, इसलिए वो उस पर हस्ताक्षर करता है। फिर सीएजी की नियुक्ति करता है, उसकी जो रिपोर्ट आती है, जो सीएजी की ने जो रिपोर्ट दी है उसको संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और वित्त आयोग ने जो सिफारिशें दी है उसके अनुसार केंद्र और राज्यों में राजस्व का वितरण करवाता है। ठीक है, और सरकार लेखानुदान, सरकार को अन्य तरह के किसी अनुदान की आवश्यकता है, किसी धन की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही वो अन्य मांगे संसद में पेश कर सकता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। ठीक है, अब हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की जो शक्तियों में चौथा पॉइंट है वो है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति कह दो या न्यायपालिका संबंधी शक्ति कह दो, न्यायिक या न्यायपालिका संबंधी। शक्ति, तो जैसे कि हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले न्यायिक शक्ति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, जो हमने ऊपर चर्चा कर ली थी। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान का, अर्थात वो किसी भी अपराधी को जो है वो सजा को माफ कर सकता है या उसके जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, यानी मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, सजा को परिहार यानी कम कर सकता है, सजा को निलंबित कर सकता है और सजा को जो है उसकी प्रकृति को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित शक्ति है, यानी जिस व्यक्ति को न्यायालय ने दंडित किया है, उच्चतम न्यायालय ने, या जिस व्यक्ति को सजा दी है, ठीक है, किसी भी सजा या मृत्युदंड दिया है या कोई कठोर सजा दी है, तो उस सजा को माफ करने का, समाधान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसके अलावा सजा को जो है परिहार कर, निलंबित कर सकता है, कम कर सकता है। निलंबित करना मतलब आगे बढ़ाना, या सजा को कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की संबंधित शक्ति है। ठीक है, तो दंडित व्यक्ति को जो है आवेदन करने पर जो है दंडित व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है और माफ कर सकता है। ठीक है, और सर्वसमा भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह तो ये हो गया आपके क्षमादान की शक्ति। पहले पॉइंट में अगर हम देखें तो ये आएगा आपके न्यायिक शक्ति में क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति का उल्लेख कौन सा है? अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख है। दूसरी बात, न्यायिक शक्ति में दूसरी आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को और मुख्य सीजेआई यानी मुख्य जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का दायित्व जो है वो राष्ट्रपति का होता है। हालांकि इसके लिए एक कॉलेजियम पद्धति है, जो हम जब न्यायालय पढ़ेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एचसी का मतलब हो गया उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में कहते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये नियुक्ति का दायित्व जो है वो राष्ट्रपति का होता है और इसकी सिफारिश जो है वो मंत्रिपरिषद करती है। एक कॉलेजियम पद्धति जो हम आगे पढ़ेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है जब न्यायालय पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हालांकि उन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, हटाने का अधिकार हमने महाभियोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई का मतलब हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये हो गई राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ठीक है, पांचवी है सैन्य शक्ति। आ गई, हमने सैन्य शक्ति इसके बारे में पढ़ ली थी। सैन्य शक्ति के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जो है सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का, यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तो तीनों सेनाओं का मुख्य सेनापति होता है कौन? राष्ट्रपति। यानी तीनों सेनाएं इसी के अनुमोदन पर, इसी की जो है सहमति से आगे की जो है रक्षात्मक कार्यवाही करती है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जो सेनाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो आज हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति की जो है वो स्वयं का जो हम कह सकते हैं कौन सी सामान्यकालीन शक्तियों में। इसके अलावा अगर हम एक और पॉइंट देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो है संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति, एक छठा पॉइंट और डाल सकते हैं अपन कि राष्ट्र, जैसे तो संविधान संशोधन किसकी दायित्व है, संसद करती है संविधान में संशोधन, लेकिन राष्ट्रपति संविधान में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करता है। सामान्य विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, दो तरह के विधेयक है। एक विधेयक और होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो अगर देश के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ध्यान रखना, दोनों, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्वीकृति दे दे तो राष्ट्रपति जो है वो स्वीकृति से ही संविधान में संशोधन हो सकता है। हालांकि संविधान संशोधन के बारे में राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत कम है। इसके अलावा अगर देश की जो है नाम में किसी दो राज्यों के नाम में परिवर्तन या देश के राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करना है या नए राज्य का गठन करना है, इस प्रकार का संशोधन अगर किया जाए तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संसद में पेश किया जाएगा। ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संविधान में संशोधन हो सकता है, क्योंकि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के अलावा एक और विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक, उसमें भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। और अगर देश की सीमाओं में अनुच्छेद 3 के तहत, इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत देश में की सीमाओं में अगर किसी राज्य की नए राज्य का निर्माण करना है या दो से अधिक राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना है या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, ठीक है, या एक राज्य से दो राज्य बनाने हैं, तो इस प्रकार के जो संशोधन अगर करना है संविधान में तो उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है भाई, तो आज हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां या जो सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की है। आज इसमें मुख्य रूप से आपने सबसे महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं वो, एक तो पहला पॉइंट आएगा विधायी शक्तियां। इनके 3-3 नंबर के प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। इसलिए ऊपर वाली जो शक्तियां सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, कौन सी? एक तो विधायी और दूसरी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। इनके सेपरेटली 3 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की विधायी यानी कानून निर्माण संबंधी शक्ति क्या है, उसके 5-6 पॉइंट हमने पढ़े हैं। और कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है, इसके भी हमने 4-5 पॉइंट पढ़े हैं। ठीक है, तो विधायी शक्ति हमने पहले पॉइंट में पढ़ ली थी। उसके बाद कार्यपालिका संबंधी यानी राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है, वित्तीय शक्ति क्या है, बजट का जो है पेश से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, न्यायपालिका न्यायिक शक्तियां क्या आएगी, जो समाधान की शक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ये सब उसमें न्यायाधीशों की शक्ति आएगी। इसके अलावा 5वां और 6ठा पॉइंट हमने नोट्स में नहीं डाला है, फिर भी आप इसको ध्यान रखते हैं। सैन्य शक्ति है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मुख्य सेनापति होता है, अर्थात तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सहमति से होती है। वैसे सेना प्रधानमंत्री परिषद सलाह देती है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, और लास्ट जो है संविधान में संशोधन की शक्ति, इसकी हमने चर्चा कर ली थी कि राष्ट्रपति की सहमति से के बिना संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता। और कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनको करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बात की थी कि अगर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, नए राज्य का गठन करना है, या एक राज्य से दो राज्य बनाने हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उसकी स्वीकृति से ही वो संसद में पेश किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गई राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति इन सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है,
तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ा हमने। अब कल नेक्स्ट क्लास में जो महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति की, उसको हम पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, जिसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।